ठंडी धातु की दीवार से सटकर बैठा राज अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। ट्रांसपोर्ट कार्ट के अंदर का वातावरण दमघोंटू था। हवा में खून, पसीने और किसी रसायन की गंध मिली हुई थी। हर झटके के साथ यात्री एक दूसरे से टकरा रहे थे। एक मंद रोशनी की लौ टिमटिमा रही थी, जिसकी वजह से आसपास बैठे लोगों के चेहरे और भी डरावने लग रहे थे। उसके सामने वाली सीट पर बैठा एक नौजवान, जिसके सिर से 2 टेढ़े मेढ़े सींग निकले हुए थे, राज की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम तो बिल्कुल नए लगते हो, सींग वाले ने आवाज लगाई। उसकी आवाज में एक अजीब सी घरघराहट थी। पहली बार यहाँ आ रहे हो? राज ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ उसकी तरफ देखता रहा। तुम्हारा नाम क्या है, नए दोस्त? सींग वाले ने फिर पूछा। राज के दिमाग में तूफान सा चल रहा था। वह अपना नाम भूल चुका था। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी अचानक एक शब्द उसके मन में कौंधा, एक ऐसा नाम जो उसे परिचित सा लगा। राज, उसने धीरे से कहा। सींग वाले की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैं हूं विक्रांत, ये हैं मेरे साथी कीर्तन और समीर। विक्रांत ने अपने दाएं और बाएं बैठे 2 लोगों की तरफ इशारा किया। एक के हाथों की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और पतली थीं, जबकि दूसरे की आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफ़ेद थीं। तुम्हें पता है कि यह कार कहाँ जा रही है, राज? विक्रांत ने पूछा। राज ने सिर हिलाया। उसे कुछ भी पता नहीं था। ये कार हमें अकादमी की प्रवेश परीक्षा के लिए ले जा रही है, विक्रांत ने समझाया। जो इस परीक्षा में पास हो जाएगा उसे अकादमी में प्रवेश मिल जाएगा, और जो फेल होगा। विक्रांत ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, बस अपनी उंगली से अपनी गर्दन पर एक रेखा खींच दी। राज का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अचानक याद आया कि उसकी मुट्ठी में कुछ है। उसने देखा, एक कागज का टुकड़ा उसकी हथेली में चिपका हुआ था। उसने चुपके से उसे पढ़ने की कोशिश की। उस पर लिखा था, अकादमी की प्रवेश परीक्षा में सफल होना ही तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य है। विफलता का अर्थ है मृत्यु। किसी पर विश्वास मत करो। तभी एक तेज सीटी की आवाज हुई और कार अचानक रुक गई। सामने का दरवाजा खुला और एक कंठस्थ भारी आवाज गूंजी, बाहर निकलो, परीक्षा क्षेत्र में प्रवेश करो। सभी यात्री तेजी से उठे और बाहर की ओर भागे। राज भी भीड़ के साथ बाहर निकला। बाहर एक विशाल उजाड़ मैदान था, जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी थीं। आकाश लाल था और हवा में धूल के कण तैर रहे थे। विक्रांत राज के पास आकर खड़ा हो गया। चलो राज, हम साथ रहेंगे। इस जगह अकेले टिक पाना मुश्किल है। राज ने उसकी तरफ देखा। कागज पर लिखी बात याद आते ही उसने मना कर दिया। नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूं। विक्रांत का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। जैसी तुम्हारी मर्जी। वह और उसके साथी तेजी से मैदान के दूसरे छोर की ओर भाग गए। राज अकेला खड़ा था। उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई। सैकड़ों उम्मीदवार मैदान में बिखरे हुए थे। कुछ समूह बना रहे थे तो कुछ अकेले छिपने की जगह तलाश रहे थे। तभी एक तेज आवाज हुई और मैदान के बीचों बीच एक विशाल स्क्रीन प्रकट हुई। उस पर लिखा था, परीक्षा का नियम, केवल 100 उम्मीदवारों को ही अकादमी में प्रवेश मिलेगा। राज की समझ में तुरंत आ गया। यह एक जीवन मृत्यु का खेल था। उसे बचने के लिए लड़ना होगा। उसने अपने आसपास देखा। कई उम्मीदवारों के हाथों में अजीबोगरीब हथियार थे। किसी के हाथ में चमकती हुई तलवार थी तो किसी के हाथ में अदृश्य ढाल। तभी उसने देखा कि विक्रांत और उसके साथी दूर से उसे घूर रहे थे। उनकी नज़रें अब दोस्ताना नहीं बल्कि शत्रुतापूर्ण थीं। विक्रांत ने धीरे से अपने साथियों से कहा, पहले इस नए लड़के को खत्म करते हैं। ये कमजोर लग रहा है। राज ने अपने पास पड़े एक टूटे हुए पाइप को उठाया। यह एकदम साधारण सा हथियार था, लेकिन अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। विक्रांत और उसके दोनों साथी धीरे धीरे राज की तरफ बढ़ने लगे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखकर खुश हो रहा हो। राज ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसका शरीर स्वतः ही एक लड़ाके की मुद्रा में आ गया है। उसके हाथों ने पाइप को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे कोई दबा हुआ जानवर अचानक जाग उठा हो। विक्रांत ने झपट्टा मारा, उसके हाथ से एक चमकती हुई किरण निकली। राज ने अपने पाइप से वार किया और उस किरण को रोक दिया। आवाज तेज और मेटालिक थी, जैसे 2 तलवारें आपस में टकराए हों। फिर राज ने एक तेज और सटीक वार किया। उसका पाइप विक्रांत के हाथ पर जा लगा। विक्रांत चीखा और उसका हथियार छूट गया। राज ने फिर वार किया, इस बार विक्रांत के पैर पर। विक्रांत जमीन पर गिर पड़ा। कीर्तन और समीर ने एक साथ हमला किया। राज ने अपने पाइप से एक चक्करदार वार किया और दोनों को एक साथ मार गिराया। उसके हर वार में एक अद्भुत सटीकता थी, जैसे वह पहले से जानता हो कि कहाँ और कैसे वार करना है। राज ने अपना पाइप नीचे रख दिया। वह जानता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वह मैदान के दूसरे छोर की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। उसे अकादमी में प्रवेश करना था। उसे अपने पास्ट के बारे में पता करना था और उसे जीवित रहना था। ठंडी
धातु की दीवार से सटकर बैठा राज अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। ट्रांसपोर्ट कार्ट के अंदर का वातावरण दमघोंटू था। हवा में खून, पसीने और किसी रसायन की गंध मिली हुई थी। हर झटके के साथ यात्री एक दूसरे से टकरा रहे थे। एक मंद रोशनी की लौ टिमटिमा रही थी। राज सबसे अंत में हिला। उसके अंग अकड़े हुए थे, लेकिन वह खड़ा हो गया और दूसरों का अनुसरण करते हुए सतर्कता से कार्ट के किनारे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह नीचे कूदने वाला था, एक मोटे हाथ ने उसकी कमर को जकड़ लिया, उसे वापस खींच लिया। यहाँ छुपे हुए हथियारों की अनुमति नहीं है, वर्दीधारी आदमी ने गुर्राते हुए कहा। अपनी यूटिलिटी बेल्ट अपने रोब के ऊपर पहनो। राज एक पल के लिए जम गया। यूटिलिटी बेल्ट। उसकी नज़र नीचे अपनी कमर पर पड़ी। उसके खुरदरे काले रोब के नीचे एक चमड़े की यूटिलिटी बेल्ट कसकर बंधी हुई थी। माफ़ कीजिए, मैंने नहीं, राज हकलाया। उसने बेल्ट को ऊपर खींचकर अपने रोब के ऊपर कसकर बांध लिया। वर्दीधारी आदमी ने उसे छोड़ दिया। राज की नज़र अब खुले तौर पर दिख रही बेल्ट पर टिक गई। ये पुरानी थी लेकिन अच्छी हालत में थी। उसमें हथियारों के लिए स्लॉट और डिब्बे थे। 12 चिकने खंजर सम्मित म्यान में लगे हुए, 2 छोटे गोल धातु के गोले, कुछ कांच की शीशियां जिनमें अजीब जगमगाते तरल भरे हुए थे। राज की सांस रुक गई जब उसकी उंगलियां एक शीशी के ऊपर मंडराईं। ये तरल क्या थे? ये गोले क्या थे? सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बेल्ट इतनी परिचित क्यों लग रही थी? उसने अपने दांत पीस लिए। सवाल पूछने का अब समय नहीं था। आगे बढ़ो, वर्दीधारी आदमी ने चिल्लाते हुए बाहर की ओर इशारा किया। राज कार्ट से नीचे कूदा और धूल भरी जमीन पर आ गया। जैसे ही उसने अपनी बेल्ट चीक की, उसकी तेज नजरों ने अपने आसपास के माहौल को देखा। ऊंची धातु की बाड़, रेजर वायर और दूर छाया में हिलते डुलते आकृतियां। क्या ये जेल है? राज ने सोचा। माहौल वैसा ही था, भारी, डर और इंतजार से लबालब। अरे यार, इस साल का टेस्ट कितना मजेदार है, लाइन में उसके आगे खड़े व्यक्ति ने खीसें निपोड़ते हुए कहा। लाइन आगे बढ़ने लगी। टेस्ट शुरू होने वाला था। राज धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके जूते चटकती हुई कंक्रीट पर बिना आवाज किए फिसल रहे थे। यह कोई सचेतन प्रयास नहीं था, बल्कि एक सहज सुडौलपन था जो सोच से ज्यादा प्रवृत्ति और प्रशिक्षण से आता था। सामने फैली परित्यक्त जेल सुविधा विशाल और दबंग लग रही थी। अगर राज को पहले किसी जेल जैसी सुविधा में होने का कोई संदेह था, तो वह टेस्ट ग्राउंड को साफ देखते ही दूर हो गया। ऊंची बाड़, जंग लगी कटीली तारें और भारी भरकम वॉच टावर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे थे। वह जिस आंगन में खड़ा था वह विशाल और आयताकार था, जिसे चारों ओर से ऊंची कंक्रीट की दीवारों ने घेर रखा था। दीवारों की दरारों से जंग के निशान बहते हुए लग रहे थे और हल्के जले हुए निशान बताते थे कि यहाँ कभी आग लगी थी। ऊपर नियमित अंतराल पर वॉच टावर मंडरा रहे थे। टिंटेड ग्लास खिड़कियों के पीछे काले आकार हिलडुल रहे थे। स्नाइपर की नलियां कभी कभी रोशनी में चमक जाती, एक डरावनी याद दिलाती हुई कि अनदेखी आंखें उनके हर कदम पर नजर रख रही थीं। ये जगह अधिकार का कब्रिस्तान लग रही थी, जो जीवन से तो रहित थी लेकिन अपने क्रूर अतीत की गूंज से भारी थी। राज की पैनी नजरें हर विस्तार पर दौड़ रही थीं, इलाके का नक्शा बना रही थीं। प्रवृत्ति उसे ऊंची जमीन, अंधे स्थानों और ऐसी जगहों की तलाश के लिए प्रेरित कर रही थी जहां कोई घात लगा सकता था। लेकिन इससे पहले कि वह अपने विचार जमा पाता, एक तेज सायरन की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। सायरन बजते ही सभी के सिर आंगन के बीच में मौजूद एक बड़े ऊंचे प्लेटफॉर्म की ओर मुड़ गए। उसके ऊपर एक विशाल डिजिटल उल्टी गिनती वाली घड़ी मोटी स्टील की केबलों से लटकी हुई थी, जिसके चमकीले लाल नंबर रात के 8 बजे पर जमे हुए थे। सायरन बजने के तुरंत बाद एक लंबा आदमी एक कुर्ती मिलिट्री कोट पहने प्लेटफॉर्म पर आगे आया। उसकी डाक यूनिफॉर्म पर सिल्वर इंसिग्निया थे और उसके सीने पर सटीक अक्षरों में उसका टाइटल लिखा था, कमांडर रुद्र, कोवर्ट टैक्टिक्स और स्टील्थ ऑपरेशंस के प्रमुख प्रशिक्षक। उसकी भूरी आंखों ने नीचे भीड़ को ठंडी, गणनापूर्ण पैनापन से देखा और जब उसने बोला, उसकी आवाज आंगन में गूंज गई। एलीट असैसिन सीडलिंग्स, यही तुम अब हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भीड़ जमी हुई खड़ी थी, सांसें रुकी हुई थीं, जब रुद्र की चुपती नजर उन पर से गुजरी। तुम आज यहाँ अपने आप से कहीं बड़ी चीज के कगार पर खड़े हो। इस एंट्रेंस टेस्ट के पार है रोहिता मिलिट्री एकेडमी में दाखिले का मौका, एक ऐसी जगह जो ब्रह्मांड के महानतम योद्धाओं के लिए आरक्षित है। तुम में से जो आज इस टेस्ट में जीवित बचेंगे, इतिहास के महानतम हत्यारों की पंक्तियों में शामिल होंगे, जबकि बाकी भुला दिए जाएंगे। रुद्र ने रुककर अपने शब्दों के वजन को भीड़ पर छोड़ा। दूसरे डिपार्टमेंट जैसे कि स्वॉर्डमैनशिप और आर्चरी के अपने ट्रायल हैं, ऐसे ट्रायल जहां कोई जान नहीं जाती। लेकिन तुम्हें, हत्यारों को, ये लग्जरी नहीं मिलती, क्योंकि एक हत्यारे का जीवन ऐसा ही होता है। हर कदम जो तुम उठाते हो, हर सांस जो तुम लेते हो, हर छाया जिसमें तुम कदम रखते हो, तुम्हारी आखिरी हो सकती है। तुम हमेशा एक धागे से लटके रहते हो और इसलिए तुम्हारा एंट्रेंस टेस्ट भी ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है। भीड़ में एक लहर दौड़ गई, कुछ प्रतियोगी अकड़ गए जबकि अन्य ने चिंतित नजरों से एक दूसरे को देखा। आज यहाँ चयनित तुम 2500 लोग हो, जो कि 1250 जोड़े बनाने के लिए पर्याप्त हैं।
हालांकि इस टेस्ट के अंत में केवल 125 जोड़ों को अकादमी के गेट से गुजरने का अधिकार मिलेगा, जिसमें तुम्हारा चयन तुम्हारे साथी के प्रदर्शन पर उतना ही निर्भर करेगा जितना तुम्हारे अपने पर। तुम्हारे साथी की मौत का मतलब है तुम्हारी अयोग्यता। इसे वफादारी या दोस्ती ना समझो, यह अस्तित्व का मामला है। अगर तुम्हारा साथी मर गया या टेस्ट छोड़ गया तो तुम फेल। बस ये कठोर संदेश देकर रुद्र ने दस्ताने पहने हाथ उठाया और 2 सहायक मिलान यूनिफॉर्म में प्लेटफॉर्म पर आए, छोटे काले बक्से लेकर। तुम में से हर एक को इस टेस्ट में सहायता के लिए 2 उपकरण मिलेंगे। सहायक भीड़ में घूमे, आइटम बांटते हुए। राज ने अपनी बारी आने पर दोनों वस्तुएं लीं और उनका निरीक्षण किया। पहला उपकरण, जिस पर काउंटर लिखा था, छूने में चिकना था और उसकी ग्लो करती डिजिटल डिस्प्ले पर नंबर 1250 दिख रहा था। दूसरा उपकरण, एक छोटा कांच जैसा गोला जिस पर टेलीपोर्टेशन ऑर्ब लिखा था, उसकी हथेली में ठंडा और नाजुक लग रहा था। जैसे ही राज ने अपनी हथेली में रखी वस्तुओं में रुचि खोनी शुरू की, रुद्र की आवाज़ फिर गूंजी। काउंटर तुम्हें बताता रहेगा कि कितने जोड़े बचे हैं। टेलीपोर्टेशन ऑर्ब तुम्हारा बाहर निकलने का रास्ता है, इसे कुचलो और तुम तुरंत टेस्टिंग ग्राउंड से बाहर टेलीपोर्ट हो जाओगे। लेकिन ये जान लो, इसका इस्तेमाल करने का मतलब है अयोग्यता, तुम्हारे और तुम्हारे साथी दोनों के लिए। रुद्र की तेज नज़र भीड़ पर टिकी रही। अब तुम्हारे पास साथी ढूंढने के लिए 20 मिनट हैं। उसके बाद टेस्ट शुरू हो जाएगा। अगर तुम जोड़ा नहीं बना पाए तो पहले चरण की शुरुआत से पहले ही तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। एक तेज गति से रुद्र पीछे हट गया। उसके ऊपर स्टेज पर लटकी उल्टी गिनती वाली घड़ी चालू हो गई। रात के 8 बजे, शाम के 7:59, शाम के 7:58, और इसके परिणामस्वरूप पूरा आंगन हलचल से भर गया। प्रतियोगी कीड़ों की तरह बिखर गए, एक दूसरे की ओर झपटे, आवाजें लगाते हुए, सौदेबाजी करते हुए और धमकियां देते हुए। कुछ ने निकटतम व्यक्ति को पकड़ लिया, दूसरे भीड़ में घूमते रहे, आंखें ताकतवर, सक्षम या कम से कम उपयोगी दिखने वाले किसी व्यक्ति को तलाश रही थीं। अलग थलग जगहों पर झगड़े होने लगे क्योंकि प्रतियोगी दूसरों को संभावित साथियों से दूर धकेल रहे थे। राज स्थिर खड़ा रहा, उसकी तेज आंखें भीड़ के इधर उधर दौड़ रही थीं, उसकी प्रवृत्तियां उसे चीख चीख कर कह रही थीं कि समझदारी से चुने। चयन शुरू होने के कुछ ही सेकंड बाद एक विशालकाय डरावना आदमी छोटे प्रतियोगियों को धक्का देता हुआ उसकी ओर आया, खून से सनी आंखों के साथ मुस्कुराते हुए। हालांकि राज ने उसे सीधे नज़रअंदाज कर दिया। उसकी नज़र इसके बजाय एक पतली लड़की पर टिकी थी जिसके सीने पर चाकू बंधे हुए थे, लेकिन जैसे ही उसने राज से आंख मिलाई, वह तुरंत हट गई, स्पष्ट रूप से उसे चुपचाप अस्वीकार करते हुए। राज के विचार दौड़ने लगे। वह किस पर भरोसा कर सकता था? कौन उस पर मौका मिलते ही पलटी नहीं मारेगा? उसने अपना हाथ कसकर एक हथेली में काउंटर और दूसरी में टेलीपोर्टेशन ऑर्ब पर बंद कर लिया। शाम के 7:05, शाम के 7:04, शाम के 7:03। सेकंड बीत रहे थे और घड़ी की हर टिक उसकी खोपड़ी पर पड़ रही हथौड़े की चोट की तरह लग रही थी। राज ने अपने दांत पीसे और एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पास एक ऐसा विकल्प चुनने के लिए 20 मिनट थे जिसका मतलब जीवन या मौत हो सकता था। लेकिन जैसे ही वह चुनना शुरू करने वाला था, कहीं गहरे उसकी छाती में वही प्रवृत्ति फिर हिली, तेज, ठंडी और परिचित। बचो, किसी पर भरोसा मत करो। उल्टी गिनती वाली घड़ी निरंतर चल रही थी। शाम के 7:05, शाम के 7:04, शाम के 7:03। हालांकि तेजी से साथी चुनने के दबाव के बावजूद राज अराजकता के बीच स्थिर खड़ा रहा। उसकी तेज आंखें भीड़ को देख रही थीं जबकि प्रतियोगी झपट रहे थे, सौदेबाजी कर रहे थे और धमकियां देकर जोड़े बना रहे थे। राज को जिस किसी की तरफ देखा वह उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त लगा। जिस किसी से उसने आंख मिलाई उसमें पहले एक शिकारी जैसी नज़र थी और फिर एक व्यक्ति जैसी, जिसने राज को उनके साथ जोड़ी बनाने से बेहद अनिच्छुक कर दिया। हालांकि जैसे ही उसने भीड़ को देखा, उसकी नज़रें आखिरकार एक गोलमटोल चेहरे वाले प्रतियोगी पर जा टिकीं, जो भीड़ में अजीब तरह से अपना रास्ता बनाते हुए साथी ढूंढ रहा था। हत्यारों की इस भीड़ में वह साफ दिख रहा था, क्योंकि जबकि भीड़ में कुछ शारीरिक रूप से मजबूत हत्यारे थे, वह मोटे पैमाने पर एकमात्र ऐसा था। उसके पसीने से तर गालों पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं जब वह एक समूह से दूसरे समूह की ओर घबराहट में घूमता, साझेदारी के लिए एक मुंह याचना में अपने कांपते हाथ उठाते हुए। हालांकि हर प्रयास एक ही तरीके से समाप्त हुआ, तेज अस्वीकृति या ठंडी उदासीनता में। लोग मुड़कर चले गए, आंख मिलाने से बचे या सीधे तौर पर उसे नज़रअंदाज कर दिया जैसे कि वह वहां हो ही नहीं। बिल्कुल नहीं, मोटू, अपनी थूथनी मुझसे दूर रखो। तुम्हारे साथ टीम बनाऊं? क्यों? पहले मरने के लिए। ये वे शब्द थे जो लोगों ने उसे अस्वीकार करने के लिए इस्तेमाल किए, लेकिन जहां दूसरों को कमजोरी दिखी, राज को एक विसंगति दिखी। तुम सभी एलीट असेसिन सीडलिंग्स हो। प्रशिक्षक के शब्द उसके दिमाग में गूंजे। लेकिन बस यही नहीं था। उसके विचार वापस उस नोट की ओर मुड़ गए जो उसे कार्ट में मिला था, जिसमें उसे पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ हत्यारों में से एक कहा गया था।
और ये दोनों पंक्तियां एक साथ राज के दिमाग में एक विचार को जन्म दिया। अगर उसे पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता था तो निश्चित रूप से यहाँ के दूसरे लोग भी साधारण नहीं थे। उन्हें अपने अपने तरीके से असाधारण रूप से कुशल होना चाहिए। ये यादृच्छिक बेमेल लोगों की भीड़ नहीं थी। यहाँ हर कोई चुना गया था, चयनित, जांचा गया। इसका मतलब था कि हालांकि यह मोटा लड़का मोटा और हानिरहित दिखता था, अगर वह मुकाबले के लिए नहीं बना था तो उसके कौशल का ठिकाना किसी और विभाग में होना चाहिए, शायद छुपने, बचने या छल में। यह एक जुआ था, एक शिक्षित अनुमान की तरह। हालांकि राज को लगा कि इस मोटे लड़के में पहली नज़र में दिखने से कहीं ज्यादा है, और अपनी खुद की लड़ाई की क्षमता के बारे में अनिश्चित होने के कारण राज ने विश्लेषण किया कि छुपने में कुशल एक साथी ही बचने का उसका सबसे अच्छा मौका था। ठीक है, मुझे यही चाहिए, राज ने सोचा, और अराजकता के बीच से आगे बढ़ते हुए वह उन प्रतियोगियों के बीच से निकला जो बहस या जल्दबाजी में सौदेबाजी में उलझे हुए थे, जब तक कि वह सीधे मोटे लड़के के सामने नहीं रुक गया। लड़का जम गया, उसका गोल चेहरा पसीने से चमक रहा था। जब उसने राज की तरफ देखा, उसकी चौड़ी आंखें घबराहट और संदेह से भरी हुई थीं। क्या तुम्हारा अभी तक कोई साथी है? राज ने पूछा, उसकी आवाज़ धीमी और स्थिर। लड़का हिचकिचाया, उसके कंधे अंदर की ओर सिकुड़ गए जैसे कि अस्वीकृति के लिए तैयार हो रहे हों। नहीं, वह हकलाया। कोई भी मेरे साथ टीम नहीं बनाना चाहता। राज की नज़र डगमगाई। नहीं, मैं नहीं पूछ रहा कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि क्या तुम जीवित रहना चाहते हो। एक लंबे पल के लिए लड़का राज को घूरता रहा। उसके होंठ हल्के से कान पे, उसकी आंखें नीचे झुकीं, फिर ऊपर। फिर उसने एक छोटा, कांपता हुआ सिर हिलाया। हाँ, मैं चाहता हूँ। राज ने हाथ बढ़ाया। तो फिर हम साथी हैं। लड़के ने राज के बढ़े हुए हाथ को इस तरह देखा जैसे वह तूफान के बीच एक लंगर हो। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने बाहर पहुंचकर उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी हथेली पसीने से तर थी, उसकी पकड़ कांप रही थी, लेकिन जिस तरह से उसने पकड़ा उसमें दृढ़ संकल्प था, डर की परतों के नीचे छिपी दृढ़ता की एक नाजुक चिंगारी। मेरा नाम फैजल है, उसने कहा, उसकी आवाज़ अब धीमी हो गई थी। राज, उनके हाथ अलग हो गए, लेकिन एक कथित समझौता बना रहा। राज ने फैजल को संक्षेप में देखा, उसका अजीब ढांचा, उसके माथे पर चमकता पसीना, उसकी बेल्ट के किनारे से उसकी उंगलियों का घबराया हुआ झटका। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सीडलिंग्स, पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ हथियारों में से एक। राज की प्रवृत्तियों ने उसे बताया कि उसने सही चुनाव किया था। वह यहाँ दुर्घटनावश नहीं है। हम में से कोई भी नहीं है। उसने अपने दिमाग में दोहराया और उसने हल्के से सांस छोड़ी। वे दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे जब तक कि टाइमर कम नहीं हो गया। 10 बजे, 8:30, 5 बजे। फैजल हल्का सा फड़फड़ाया, उसके हाथ उसकी यूटिलिटी बेल्ट के पास अजीब तरह से मंडरा रहे थे, जो केवल 2 खंजर और लगभग 5 विशाल द्रव के घड़ों से सुसज्जित थी। ये निश्चित रूप से किसी भी हत्यारे के लिए एक अजीब संयोजन था। हालांकि राज ने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। क्या आप इस टेस्ट के बारे में सुनिश्चित हैं? क्या आप योग्यता के बारे में सुनिश्चित हैं? यहाँ के दूसरे लोग इतने मतलबी और मजबूत दिखते हैं, फैजल ने झिझकते हुए पूछा। उसकी आवाज़ धीमी थी, हालांकि राज ने उसकी तरफ देखा नहीं। चुप, आंखें ऊपर, धीरे धीरे सांस लो और तुम ठीक रहोगे। दूसरे प्रतियोगी पहले ही हमें शिकार करने लगे हैं। वे हमें आसान शिकार के रूप में चिन्हित कर रहे हैं, और तुम्हारे आत्मविश्वास की कमी केवल चीज़ों को बदतर बना रही है, राज ने कहा। और फैजल ने मुश्किल से निगल लिया, लेकिन सीधा हो गया। उसके कंधे अब कम झुके हुए थे। उनके आसपास डार्क यूनिफॉर्म में गार्ड भीड़ के किनारों पर चलने लगे, उन कुछ प्रतियोगियों को घसीटते हुए जो साथी ढूंढने में विफल रहे थे और उन्हें जबरन जोड़े में बांट रहे थे। घड़ी टिक रही थी। 2 बजे, 1 बजे, रात के 12:30, और रात के 12:10 पर कमांडर रुद्र की आवाज़ आंगन में गर्जना कर उठी। जोड़ी बनाने का चरण खत्म। अगर तुम अभी भी अकेले हो तो तुम्हारी किस्मत सील हो गई है, कमांडर ने कहा, और उसकी सख्त नज़रों के नीचे आखिरी 2 प्रतियोगी एक दूसरे के साथ जोड़ी बनाने को अनिच्छुक अचानक सीधे हो गए, खुशी से हाथ पकड़े हुए। घड़ी रात के 12:01 पर पहुंची और फिर रात के 12 बजे पर जम गई। उसी क्षण आंगन में एक बहरा कर देने वाला बीप गूंज उठा, और आगे विशाल स्टील के गेट खुलने की चरमराहट हुई। हवा ठंडी हो गई और सन्नाटे ने सभी प्रतियोगियों को एक दमघोंटू कंबल की तरह दबा दिया, और प्लेटफॉर्म से कमांडर रुद्र की आवाज़ एक अंतिम बार गूंजी। हिचकिचाहट का समय खत्म, टेस्ट अब शुरू होता है। हमने तुम सभी के महत्वपूर्ण संकेतों पर एक ट्रैकिंग जादू डाला है और तुम्हारे सभी कार्यों को मैजिक क्रिस्टल ऑर्ब के माध्यम से देख रहे हैं। तुम्हारे पास फैलने और छुपने के लिए 20 मिनट हैं, जिसके बाद हत्या की अनुमति दी जाएगी। बचे हुए अंतिम 125 जोड़े आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर 48 घंटे के बाद भी तुम लोग उन्मूलन सीमा तक नहीं पहुंचे तो सभी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। शुभकामनाएं। रुद्र के शब्द अभी भी ठंडी हवा में मंडरा रहे थे कि स्टील के गेट चरमराते हुए खुल गए। तुरंत इकट्ठे हुए प्रतियोगी गति में फट पड़े।
एक बांध टूटने की तरह वे आगे बढ़े और परित्यक्त जेल परिसर के अंधेरे मुंह में बिखर गए। जूतों ने चटकती कंक्रीट पर चोट की, छायाएं फैली और टिमटिमाती रोशनी के नीचे लहराईं, और दूर जल्दबाजी में कदमों की आवाज़ खालीपन में गूंज उठी। फैजल चौंक गया जब उसके आसपास की भीड़ अराजकता में फट पड़ी। उसका गोल चेहरा पहले से ही घबराया हुआ और लाल दिख रहा था, उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं। राज, हमें चाहिए, फैजल ने शुरू किया, उसकी आवाज़ कांप रही थी। लेकिन राज सुन नहीं रहा था। उसकी तेज आंखें पहले ही ढहती संरचनाओं की छत, कंकाल वॉच टावर और जेल ब्लॉक के प्रवेश द्वारों पर दौड़ रही थीं जो किसी इंतजार कर रहे जानवर के खुले जबड़ों की तरह दिख रहे थे। ऊपर उसकी प्रवृत्तियां चिल्ला रही थीं कि वह चढ़े, एक ऊंची जगह ढूंढे, एक शिकारी का आशियाना जहां से वह सब कुछ देख सके। इस सर्वभक्षी शिकार में ऊंचाई का मतलब था नियंत्रण, ऊंचाई का मतलब था अस्तित्व। लेकिन फिर उसने फैजल को देखा, जिसकी चौड़ी आंखें आंगन में घबराहट से इधर उधर दौड़ रही थीं। फैजल चढ़ाई के लिए नहीं बना था, वह लड़ाई के लिए भी नहीं बना था। एक पल के लिए उनकी आंखें मिलीं। फैजल की नज़र निकटतम जेल ब्लॉक के प्रवेश द्वार की ओर गई, एक गहरे अंधेरे में लिपटी हुई गलियारा। राज हिचकिचाया, उसकी पकड़ अपने खंजर पर कसी, और फिर उसने सिर हिला दिया। तुम रास्ता दिखाओ। फैजल ने इंतजार नहीं किया, वह मुड़ा और प्रवेश द्वार की ओर तेजी से बढ़ा। उसके भारी कदम चटकती टाइलों पर जोर से पड़ रहे थे, राज के विपरीत, जो चुपचाप और फुर्तीले ढंग से उसका पीछा कर रहा था। दोनों अंधेरे गलियारे में गायब हो गए और टेस्टिंग ग्राउंड के गेट तुरंत उनके पीछे बंद हो गए क्योंकि वे हिलने वाले आखिरी व्यक्ति थे। गलियारे के अंदर की हवा बासी और भारी थी, जंग और सड़न की गंध से गाढ़ी हुई। रोशनी के लिए टिमटिमाती फ्लोरोसेंट लाइटें सिर के ऊपर भनभना रही थीं, जो फर्श पर रोशनी के फीके हिस्से डाल रही थीं। लेकिन जबकि इसने फर्श के कुछ हिस्सों को रोशन किया, जेल का अधिकांश आंतरिक भाग अंधेरा और खतरनाक बना हुआ था। कुछ टूटा हुआ कांच फैजल के पैरों तले चबचबाया जब वह अंदर की ओर गहराई से आगे बढ़ा। उसकी सांसें दमघोंटू खामोशी में तेज और जोरदार थीं। राज पीछे करीब से आ रहा था, उसका खंजर निकला हुआ था, आंखें हर दरवाजे, हर छाया, हर हलचल की ओर देख रही थीं। कई मिनटों की चुपचाप चलने के बाद फैजल एक टी जंक्शन पर जाकर रुक गया, दो समान रूप से लंबे खाली गलियारों का चौराहा। वह राज की ओर मुड़ा, उसका सीना तेजी से उठ और गिर रहा था। यह अच्छा है, हम किसी को भी किसी भी तरफ से आते देख सकते हैं। वे हम पर घात नहीं लगा सकते। राज की तेज नज़र जंक्शन पर घूम गई। दो खुली दृष्टि रेखाएं, घात लगाने वालों के छुपने के लिए कोई कोना नहीं, और अगर कोई पहुंचा तो प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त जगह। ये वह शिकारी आशियाना नहीं था जो उसने चुना होता, लेकिन ये चतुर था, ये तार्किक था। अच्छा विकल्प है, राज ने धीरे से कहा, फैजल को एक छोटी सी हामी भरते हुए। फैजल ने वह सांस छोड़ी जिसे वह रोके हुए था। उसके कंधे थोड़े ढीले पड़ गए जब वह ठंडी कंक्रीट की दीवार के सहारे झुक गया। तुम एक रास्ते को कवर करो, मैं दूसरे को कवर करूंगा। अगर कोई मेरी तरफ से आता है तो मैं तुम्हें सचेत कर दूंगा, फैजल ने कहा। उसकी आवाज़ उसके माथे पर पसीने की बूंदों के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थी। तुम्हें बस पहले 1 या 2 घंटे मोर्चा संभालना है, उसके बाद बाकी मैं संभाल लूंगा। राज ने भौहें चढ़ाईं। बाकी संभाल लूंगा, इसका क्या मतलब है? क्या तुम 1 या 2 घंटे के बाद एक एलीट फाइटर में बदलने की योजना बना रहे हो? फैजल चौड़ी मुस्कान के साथ, गर्व के भाव से अपनी बेल्ट से बंधे एक घड़े को थपथपाते हुए बोला, बिल्कुल। होश में मैं ऐसा दिख सकता हूँ, लेकिन नशे में मैं एक खतरा हूँ। राज ने उसे बिना पलक झपकाए देखा। मैं कमज़ोर नहीं हूँ राज, मैं वो हूँ जिसे तुम एक नशेड़ी हत्यारा कहते हो, फैजल ने कहा। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। जितना मैं पीता हूँ उतना ही मजबूत होता जाता हूँ। मुझे आमतौर पर जोन में आने में 1 या 2 घंटे लगते हैं, लेकिन एक बार जब मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, अरे बाप रे, तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। एक पल के लिए राज बस फैजल को देखता रहा, उसकी अभिव्यक्ति अवर्णनीय। एक नशेड़ी हत्यारा, ये कैसा हास्यास्पद हत्यारा था, राज ने सोचा, लेकिन उसने अपना संदेह अपने तक ही रखा। कम से कम फैजल के पास एक योजना थी, और यह कुछ न होने से बेहतर था। फैजल ने हल्का सा पीछे झुककर अपनी बाहें चौड़ी करते हुए कहा, तुम्हारी क्या विशेषता है? तुम किस कुल से हो? जिस तरह से तुम इतनी चुपचाप चलते हो, ये सामान्य नहीं है। तुम्हें किसी एलीट ने प्रशिक्षित किया होगा, है ना? लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि किसने। राज का शरीर अकड़ गया। उसकी पकड़ खंजर पर थोड़ी और कस गई जब उसका दिमाग जवाब के किनारों पर खरोंचने लगा। उसका शिक्षक कौन था? ये सवाल उसके दिमाग में गूंजा, लेकिन स्पष्टता के बजाय केवल दर्द था, एक तेज, चौंधिया देने वाला दर्द जिसने उसके विचारों को पंगु बना दिया। उसने अपना जबड़ा कस लिया, उसकी सांस उसके गले में अटक गई। मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है, राज ने आखिरकार कहा, उसकी आवाज़ धीमी और तनी हुई। फैजल की आंखें सनकरी हो गईं। उसका पहले का चंचल स्वर फीका पड़ गया जब चिंता उसकी अभिव्यक्ति में घुसपैठ करने लगी।
तुम्हारा क्या मतलब है तुम्हें नहीं पता? मतलब, क्या उसने तुम्हें प्रशिक्षित करते समय मास्क पहना था? क्या उसकी पहचान छुपी हुई थी या कुछ और? राज ने धीरे धीरे सिर हिलाया। नहीं, मुझे याद नहीं है। एक संक्षिप्त क्षण के लिए उनमें से कोई भी नहीं बोला। टिमटिमाती रोशनियों की हल्की गूंज ने खामोशी को भर दिया। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फैजल ने कहा, जबरन एक मुस्कान वापस अपने चेहरे पर लाते हुए, हालांकि यह इस बार कमजोर थी। मायने ये रखता है कि तुम लड़ सकते हो, है ना? अगर कोई हम पर आता है तो तुम अपना बचाव कर सकते हो, है ना? राज ने झिझकते हुए अपनी तेज आंखें फैजल की उम्मीद भरी नजरों पर टिकाईं। मैं कोशिश कर सकता हूँ। फैजल जम गया, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और उसका गोल चेहरा पीला पड़ गया। एक आंसू उसकी आंख के कोने में उभरा और उसके गाल पर फिसल गया। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? कृपया मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तुम मजबूत हो, है ना? तुम्हें मुझे जीवित रहने में मदद करनी थी। तुम्हारे पास माना आधारित कौशल या गुप्त तकनीकें हैं, है ना? तुम अपनी क्षमताओं से लोगों को मार सकते हो, है ना? राज का जवाब नर्म लेकिन अटल आया, नहीं, मुझे कोई कौशल होना याद नहीं है। फैजल की सांस अटक गई और उसके कंधे झुक गए और एक संक्षिप्त क्षण के लिए वह पूरी तरह से हारा हुआ लगा। खामोशी उन दोनों के बीच फैल गई, पहले से भी ज्यादा भारी। लेकिन फिर फैजल ने सूंघा, अपना चेहरा अपनी बांह की पीठ से रगड़ा और अपने पूर्वजों से एक मूक प्रार्थना की। हम दोनों यहाँ मरने वाले हैं। हम कुत्तों की तरह मरने वाले हैं। सुंदर कुत्तों, बुद्धिमान कुत्तों, उसने कहा और अपने शराब के एक जार को खोलकर अलौकिक गति से पीना शुरू कर दिया। हम मरने वाले हैं और मेरी आत्मा तुम्हारा सदैव पीछा करती रहेगी। राज, नो स्किल्स, निर्दयी हत्यारों की भीड़ में तुमने मुझे एक आम आदमी के साथ हाथ मिलाने के लिए बरगलाया, फैजल ने कहा और राज उसके शब्दों पर चौड़ी मुस्कान फैलाकर हंस पड़ा। ये सच था, फिलहाल वह एक आम आदमी से अलग नहीं था। टेस्ट के पहले 30 मिनट तक कोई भी उनके गलियारे में नहीं आया। राज दीवार के पास झुका बैठा था, उसका खंजर हल्के से उसके हाथ में टिका हुआ था जबकि उसकी तेज आंखें उसके सामने फैले हल्के रोशन गलियारे पर टिकी हुई थीं। उसे किसी भी सेकंड घात की उम्मीद थी जिसने उसकी नसों को तनाव से भर दिया था, लेकिन यहाँ की खामोशी गहरी थी अस्वाभाविक रूप से। कभी कभी पास के गलियारों से हल्की आवाजें आती थीं, जल्दबाजी के कदम, दबी हुई चीखें, धातु के धातु से टकराने की आवाज। लेकिन कोई भी इस रास्ते नहीं आया। फैजल का विकल्प अच्छा रहा था, राज की उम्मीद से बेहतर। ये गलियारा खुला, उजागर था और किसी के किसी भी छोर से आते हुए देखना आसान था। ये घात लगाने वालों का स्वर्ग नहीं था, नहीं ये किसी त्वरित हत्या का वादा करता था। फैजल एक प्रतिभाशाली है, राज ने सोचा। शिकारी छाया और छिपे हुए कोनों को पसंद करते थे, जिसने उन्हें सहज रूप से इस जगह से बचने के लिए प्रेरित किया जो दोनों तरफ रोशनी के साथ एक रैंप वॉक जैसी थी। उसकी हथेली में टेस्ट काउंटर हल्का चमक रहा था और जैसे जैसे मिनट बीतते गए उस पर दिखने वाले नंबर नीचे गिरते गए। 1250, 10, 2900, 850, 800 लोग, 400 जोड़े सिर्फ 30 मिनट में समाप्त हो गए थे। यह इस बात का प्रमाण था कि यह एंट्रेंस टेस्ट वास्तव में कित